12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर था मंगोल शासक चंगेज़ खान का आतंक। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते वहां खून की नदियां बहने लगती, लाशों के पहाड़ बन जाते। कई बड़े बड़े राजा उसकी ताकत को ललकारने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने ये गुस्ताखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसका विशाल साम्राज्य तिनकी की तरह बिखर गया। शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भागा। चंगेज़ खान ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले चंगेज़ खान ने सिंधु नदी तक आने के बाद भी भारत पर हमला क्यों नहीं किया? ये इतिहासकारों के लिए अनबुझ पहेली है। उस दौर में हर विदेशी आक्रमणकारी का सपना होता था भारत पर हमला करने का और यहाँ की अपार धन दौलत को लूटना। चंगेज़ खान के आने के कुछ समय पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऐसे में चंगेज़ खान का भारत पर हमला नहीं करना कई सवालों को जन्म देता है। मसलन, क्या उसकी सेना थक गई थी इसलिए उसने भारत पर हमला नहीं किया? इससे बहुत पहले सिकंदर की सेना ने भी थकावट की वजह से भारत पर हमला करने से मना कर दिया था। या फिर ये हो सकता है कि चंगेज़ खान दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बर्ताव से खुश होकर लौट गया। दरअसल इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को पनाह देने से मना कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि चंगेज़ भारत पर कुछ वक्त बाद हमला करने वाला था, लेकिन तकदीर ने उसे मौका नहीं दिया। इन सवालों से आगे बढ़कर अगर हम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि चंगेज़ अगर भारत पर हमला कर देता तो क्या अंजाम होता? जंग के अमूमन 2 नतीजे होते, जीत या हार। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गोरी के प्यारे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कहते इल्तुतमिश की काबिलियत से मोहम्मद गोरी काफी इम्प्रेस था। उसने इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा का खिताब भी दिया था। उसकी शासन सिस्टम और युद्ध कला का लोहा इतिहासकार भी मानते हैं। ऐसे में हो सकता था कि वो चंगेज़ खान को हरा देता। दूसरी सूरत ये थी कि चंगेज़ खान बाकियों की तरह इल्तुतमिश की सेना को भी रौंद देता। ऐसे में भारत की तकदीर क्या होती? इसे जानने और समझने के लिए हमें गौर करना होगा उन जगहों पर जिन्हें चंगेज़ खान ने जीता था। उस वक्त दुनिया के करीब 22% हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। उसकी अगुवाई में मंगोल लड़ाके मौत और तबाही के हर कार्य साबित हुए। वे जहाँ भी गए हैवानियत का नंगा नाच किया। उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। उन्होंने हजारों शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। चंगेज़ खान और उसके मंगोल लड़ाके कितने बेरहम थे। ख्वारिज्म पर उनका हमला इसकी गवाही देता है। ख्वारिज्म साम्राज्य के एक गवर्नर ने चंगेज़ के भेजे व्यापारियों और कुछ जासूसों की हत्या कर दी थी और उनका माल लूट लिया था। चंगेज़ खान ने वहाँ के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में दूत भेजा और कहा कि उस गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह ने उसके दूत को कत्ल करवा दिया और उसका सिर चंगेज़ खान के पास भेज दिया। चंगेज़ खान ने बदला लेने के लिए ख्वारिज्म पर हमला किया और उस गवर्नर को मार दिया। उसने गवर्नर की आंखों में शीशा और चांदी पिघलाकर डलवा दी। चंगेज़ खान ने उस साम्राज्य के हर शहर को तहस नहस कर डाला। वहाँ के एक एक बाशिंदे का बेरहमी से कत्ल करवाया। बलख, निशापुर, हेरात और समरकंद में उसने बर्बादी का ऐसा मंजर पैदा किया कि वहाँ के इतिहासकारों ने उसे शैतान की औलाद तक कह डाला। चंगेज़ खान में दरंदगी इस कदर थी, उसने कुत्ते बिल्लियों तक को मरवा दिया। इसी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया था, जिसका पीछा चंगेज़ खान ने सिंधु नदी तक किया था। चंगेज़ खान का कहना था, किसी भी योद्धा के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है अपने दुश्मनों का पीछा करना, उन्हें हराना, उनकी दौलत पर कब्जा करना, उनकी औरतों को रोता बिलखता छोड़ना और फिर उनको जिंदा जला देना। इससे जाहिर होता है कि उसके भीतर हैवानियत किस कदर भरी हुई थी। उसने जिस भी राज्य को जीता वहाँ कत्ले आम मचाया। मंगोल खाना बदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। यही वजह थी कि वो जीते हुए नगर को मिट्टी में मिला देते। इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते, औरतों को जानवरों की तरह नोचते, खजानों को ऐसे लूटते कि खोटा सिक्का भी नहीं छोड़ते। ऐसी सेना के कदम भारतीय जमीन पर पड़ते तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही मचती। चंगेज़ खान की जीत से भारत की सभ्यता और रीति रिवाज पर बड़ा असर पड़ता। उस वक्त
उत्तर भारत सबसे उपजाऊ इलाका भी था। एशिया के बाकी मुल्कों के साथ व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। मंगोलों की जीत से ये इलाका बर्बाद हो जाता। इससे भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी तबाह हो जाता। शायद मंगोलों के सफल सैन्य अभियान के बाद भारत में तैनगिरी धर्म को मानने वालों की संख्या भी बढ़ जाती, जिसे चंगेज खान मानता था। अंग्रेज जैसे हमलावरों का मकसद भारत पर हुकूमत करना था, इसलिए उन्होंने खून खराबा और लूटपाट तो खूब किया, मगर एक हद में रहकर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने काफी वक्त तक शासन किया, फिर भी उसने अपनी आत्मकथा लिखी, इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया, कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया ताकि वो भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ पाए। उसके बाद के मुगल शासकों ने भी अपने दरबार में कई विद्वानों को पनाह दी। उन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाकर आर्किटेक्चर को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। दूसरी ओर चंगेज खान का यकीन सिर्फ लूटपाट और कत्लेआम में था। खाना बंदोश मंगोलों का सामाजिकता, कला या फिर इतिहास लेखन से कोई खास कंसर्न नहीं था। चंगेज ने चीन जैसे बड़े देश को जीता और वहां भयंकर कत्लेआम मचाया। चीन में लंबे वक्त तक मंगोलों की हुकूमत भी रही, लेकिन फिर चीन के इतिहास पर मंगोलों की वैसी छाप नहीं दिखती जैसी भारत पर मुगलों की दिखती है। इसके उलट चीनी विद्वानों ने मंगोलों के इतिहास को ज्यादा प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि चंगेज के वंश कुछ कम क्रूर थे। उसके पोते हलाकू ने साल 1258 में बगदाद पर आक्रमण किया। उसने वहां वही किया जो उसका दादा चंगेज आधी सदी से करता आ रहा था। उसने बगदाद के खलीफा के साथ तमाम आला ओहदेदारों को मौत के घाट उतार दिया। उसने शहर पर भूखे बेड़ियों के मानित हमला किया, भयानक कत्लेआम मचाया। उसके सैनिकों ने शाही परिवार की औरतों को गलियों में घसीटा। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी भले ही भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर को इफेक्टेड करने में एक हद तक अहम भूमिका निभाई। उनके हमलों की वजह से मध्य पूर्व के कई इस्लामी विद्वान, इतिहासकार, सूफियाना शायर और सूफियों ने भारत में पनाह ली। इनमें से कईयों को दिल्ली के सुल्तानों ने अपने दरबार में जगह दी। जलालुद्दीन खिलजी के समय कई मंगोल दिल्ली में ही बस गए। इसी वजह से मंगोलपुरी जैसे शहर भी बसे। मंगोलों के दिल्ली और दूसरे इलाकों में बसने का असर दिखता है। भारतीय खान पान में उन्होंने मेन खाने के तौर पर चावल के इस्तेमाल को पॉपुलर बनाया। उन्होंने ही उत्तर पूर्व भारत में लोगों को दूध और मलाई से तरह तरह के पकवान और मशरूब बनाना सिखाया। उत्तर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा पंचफोरन भी उन्हीं की देन है। इसमें 5 मसालों यानी जीरा, प्याज के बीज, सरसों, सौंफ और मेथी के बीज का मिक्सचर होता था। सरसों के तेल को भी मंगोल हमलों के बाद ही भारतीय रसोई में असली सम्मान मिला। बहरहाल चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला न कर पाने का मलाल ताउम्र रहा। 1227 में जब वो मरा तो उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र बहुत कम है। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को पता न चले कि उसे कहाँ दफनाया गया है। इसलिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद वहाँ हजारों घोड़े दौड़ाकर उस जगह को एकदम चौरस कर दिया। उसे दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इतिहासकार आज भी उस मंगोल शासक की कब्र तलाश रहे हैं जो कभी मध्य एशिया में आतंक का दूसरा नाम था। लेकिन इतिहासकारों का मानना यही है कि चंगेज खान भी इल्तुतमिश की शासन सिस्टम और युद्ध कला का लोहा मानता था। चंगेज खान ने कई बार भारत पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज रोकती थी, अपनी हार का डर। चंगेज खान बहुत बेरहम था, इसलिए एक बेरहम इंसान कभी किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। इसलिए चंगेज खान का इल्तुतमिश से दोस्ती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अगर सही में देखा जाए तो भारत को उस बेरहम से बचाने वाला उस वक्त बस एक शख्स था, इल्तुतमिश। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।